सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड हाफ सेल एंड द कैथोड हाफ सेल। ये जो हमने ऊपर में यहाँ पे सेल एक बनाया था, इस सेल के अंदर देखिए क्या कहा था हमने, ये हमारा एनोड हाफ सेल है और ये हमारा कैथोड हाफ सेल है, राइट। तो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के बीच में क्या होता है, एक्सटर्नल वायर के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जैसे जिंक रॉड ने जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ जाता है, इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो करके कैथोड वाले सेल में पहुंचता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो फ्लो क्यों कर रहा होगा, क्योंकि उन दोनों पॉइंट पे, किन पॉइंट पे, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है और वही पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के बीच में ऑपरेट होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। नाउ अगर सपोज हमें ई नॉट निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर आपको निकालना है सेल का, और सपोज अगर आपको एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है, तो उनको यूज़ करके हम कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दिया है एनोड का भी और कैथोड का भी, तो हम ई नॉट सेल निकालेंगे कैसे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए हमें कहा गया है ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू जेड एन इज माइनस 0.76 वोल्ट एंड लेटर से हमें कहा है ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही जगह पे जो मेटल आयन है हमारा उसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक आपका +2 से 0 में जा रहा है, तो ये एक रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये हमारा ई नॉट हमने लगाया है, तो इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हमें कितना दिया है बच्चों, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट दिया है। एंड कॉपर भी यहाँ पे +2 से 0 में जा रहा है, तो कॉपर का भी रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें कितना दिया है, 0.34 वोल्ट दिया है। तो अगर हमें इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हमें सेल का अगर ई नॉट पता लगाना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर, क्योंकि अभी तक हम इस सेल की बात कर रहे हैं जहाँ पे जिंक वाले सेल के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर वाले सेल के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अगर हम बात करें बच्चों कि जिंक किसकी तरह काम कर रहा है, तो जिंक यहाँ पे एनोड की तरह काम कर रहा है और कॉपर हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो जो हमारा ई नॉट है सेल का, वो कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड में कौन है यहाँ पे, कॉपर, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड में कौन काम कर रहा है, जिंक, और जिंक की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस 0.76 वोल्ट। तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, 0.76। तो जब हम इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 1.1 वोल्ट। अगर सपोज हमें ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू जेड एन के जगह पे लेटर से हमें दिया है जिंक टू जेड एन प्लस टू एंड कॉपर टू कॉपर प्लस टू। अब यहाँ पे अगर हम ऑपोजिट कर देंगे तो ये वैल्यू भी आपका क्या होगा बच्चों, ऑपोजिट हो जाएगा। ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेट अस से ये दोनों डाटा हमें दिया है क्वेश्चन में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिंक का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं ये कौन से वैल्यू होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगे। और सिंस ई नॉट दिया है तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है बच्चों, ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड को यूज़ करके निकाला जाता है। तो एनोड बताइए कौन है हमारा, जिंक, और जिंक का कितना है ई नॉट, 0.76 वोल्ट है, और माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड। अब कैथोड यहाँ पे कौन है, कॉपर, कॉपर की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस 0.34 वोल्ट दिया है। तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, 0.34 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें इस सेल का ई नॉट कितना मिलेगा, 1.1 वोल्ट मिलेगा।
अब सपोज तीसरा केस हमारा क्या है, तो केस 3 ये है कि अगर हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाए और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए, तब हम ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। कहने का मतलब है कि सपोज जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया है, लेकिन कॉपर का लेटर से आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तो अब आप इसको यूज़ करके सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालोगे। तो लेटर से ये हमें क्वेश्चन में दिया है, दिस इज इक्वल टू लेटर से आपको यहाँ पे दिया है माइनस की जगह पे प्लस 0.34 वोल्ट। तो अगर कॉपर +2 हमारा कॉपर में जब जा रहा है, अगर ये वैल्यू हमें यहाँ पे दिया जाए प्लस 0.34 वोल्ट, तो हम इन दोनों वैल्यू को यूज़ करके अब कैसे निकालेंगे ई नॉट सेल। तो देखिए एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, ये हमारा जिंक जिसकी वैल्यू कितना दिया है 0.76 वोल्ट दिया है। और कैथोड की तरह कौन फंक्शन कर रहा है, कैथोड की तरह फंक्शन कर रहा है कॉपर, और कॉपर का कितना दिया है ई नॉट 0.34। तो तीनों ही केस में आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमारा आएगा ई नॉट ऑफ सेल का वो सेम ही आएगा। जस्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, बट तीनों ही जगह पे सेम ही सेल का हम ई नॉट निकाल रहे हैं, वो तीनों ही जगह पे आपको सेम ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है एनोड एज वेल एज कैथोड का, तो कैथोड माइनस एनोड करना है। अगर आपको दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू दिए गए हैं तो हम उसको क्या करेंगे, एनोड माइनस कैथोड कर देंगे। और अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बट कैथोड का अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है तो हम यहाँ पे एनोड को क्या करेंगे, कैथोड के साथ ऐड कर देंगे। नाउ अगर सपोज हमें यहाँ पे इसी नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके क्वेश्चंस आए तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें एक सेल दिया है, ठीक है, और इस सेल का यहाँ पे सेल के अंदर सॉल्ट के कंसंट्रेशन भी मेंशन कर दिए हैं। और साथ साथ में यहाँ पे देखिए ई नॉट हमें जिंक का Zn से Zn+2 का दिया है, तो बेसिकली मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको शॉर्टकट में हम SOP भी लिख सकते हैं। और कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, मतलब मेटल का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ देखिए ये जो हमारा डबल वर्टिकल लाइन है ये तो सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रहा है, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमारा कौन है, एनोड हाफ सेल, और सॉल्ट ब्रिज के राइट में हमारा कौन है, कैथोड हाफ सेल है। तो ये जो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल है दैट इज सेपरेटेड बाय अ डबल वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे, केस नंबर 3, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एंड फॉर दैट ई नॉट ऑफ सेल हम कैसे निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनोड हमारा कितना है बच्चों, एनोड यहाँ पे हमारा है जिंक का Zn+2 में कितना दिया है 0.76, और कैथोड का कितना दिया है 0.34। तो यहाँ पे सॉल्व करने से कितना आ गया 1.1 वोल्ट। तो ये हमारा ई नॉट आ चुका है इस रिएक्शन का। अब अगर इस रिएक्शन का ओवरऑल इक्वेशन लिखा जाए तो आप देखिए एनोड हाफ सेल जो है उसमें क्या हो रहा है, जिंक आपका Zn+2 में जा रहा है, ठीक है। तो जिंक आपका Zn+2 में जा रहा है, तो अगर हम इसके चार्ज को बैलेंस करेंगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 1 मोलार, क्योंकि जिंक सल्फेट बच्चों क्या है, हाईली सॉल्युबल है, होता है पानी के अंदर। तो जैसे ही ZnSO4 को पानी में डाला होगा आपने, ये टूट गया होगा और टूटने के बाद Zn+2 दिया होगा। तो 1 मोलार ऑफ सॉल्ट कितने मोलार ऑफ Zn+2 बना सकता है, 1 ही बना सकता है। तो Zn+2 आपका 1 मोलार हो गया। इसी तरह से अगर हम कैथोड हाफ सेल की बात करें तो कैथोड हाफ सेल के अंदर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों,
कॉपर +2 है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो अगर कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिकली वो क्या करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, जो एनोड से आया होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कंप्लीट सेल की बात करें तो कंप्लीट सेल को लिखने के लिए एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो नेट इक्वेशन हमारा क्या बनेगा बच्चों, जिंक जो कि सॉलिड में है प्लस कॉपर +2, आयन हमेशा एक्वस फेज में होगा, गिविंग Zn+2 एक्वस फेज प्लस कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर +2 है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.0+1, 0.01 है, और यहाँ पे Zn+2 हमारा कितना है, 1 मोलार है। तो इस इक्वेशन का अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखें तो हमारा नस्ट इक्वेशन क्या होगा, देखिए हमारा एक्चुअल इक्वेशन नस्ट इक्वेशन का क्या होता है, E = E0 - 0.059, क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है बच्चों, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि द गिवन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर एंड दैट इज़ वाई टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, डिवाइडेड बाय n log ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। नाउ टेल मी, इस इक्वेशन में एनोड से कैथोड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो n यहाँ पे 2 हो जाएगा। और E0 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं विच इज़ 1.1 वोल्ट, और हमें प्रोडक्ट के अंदर कौन सा आयन है, प्रोडक्ट में है Zn+2 और रिएक्टेंट के साइड है कॉपर +2, और बाकी जो आपके लेफ्ट और राइट साइड में मेटल है वो तो सॉलिड में है जिसका कंसंट्रेशन आपको 1 एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर सारे वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर दें, E0 के जगह पे 1.1 - 0.059 बाई n यहाँ पे कितना होगा, 2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितना है, Zn+2 जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के साइड में कौन है, कॉपर +2 जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.01। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 - 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ, ये हमारा 100 हो जाएगा। अब log 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 10 पावर 2, तो log ऑफ 10 पावर 2 को किस तरह से लिखा जाएगा, इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली 0.06 ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 10 पावर 2 लिख सकते हैं। और log ऑफ 10 पावर 2 को 2 इंटू लॉग 10, और log 10 तो हमारा 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.1 माइनस 0.06 विच इज़ इक्वल टू 1.04 वोल्ट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल का वो हमने कितना निकाला था बच्चों, 1.1 वोल्ट। लेकिन इस कंडीशन में जब कॉपर +2 का 0.01 मोलार है और Zn+2 का कंसंट्रेशन 1 मोलार है, इस कंडीशन में सेल ने ईएमएफ कितना जनरेट किया, 1.04 वोल्ट जनरेट किया। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी निकाल चुके हैं और सेल की ईएमएफ भी इस इक्वेशन के लिए निकाल चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि रिएक्शन आपका फिजिबल होगा या नहीं होगा। फिजिबिलिटी का मतलब है कि रिएक्शन आपका होगा इस सेल के अंदर या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट मीन्स वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो याद कीजिए बच्चों, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, फॉर स्पॉन्टेनिटी कोई भी रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब उसका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तभी हम कहते हैं कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है। अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, इट इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर आपका रिएक्शन लेट से इक्विलिब्रियम पे मौजूद है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी आपका कितना होता है, 0, राइट। मतलब इन तीनों कंडीशंस को हमेशा हम ध्यान में रखेंगे बिकॉज दिस कंडीशन इज़ वेरी यूजफुल to decide whether our reaction is spontaneous or non-spontaneous or our reaction is already present at equilibrium condition. Now, जैसा कि हमें पता है डेल्टा जी किसके बराबर होता है, -NFE
ये हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था। डेल्टा जी की वैल्यू माइनस NFE के बराबर होता है। आप यहाँ पे अगर इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं, आप सेकंड जो आपका पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मेरे चैनल पे आपको ये पार्ट मिल जाएगा। हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया है, एज वेल एज हमने नर्स्ट इक्वेशन का भी डेरिवेशन किया है। नाउ यहाँ पे n क्या है बच्चों? n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है? 2। f यहाँ पे क्या है? फेरेडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 96500। और e यहाँ पे क्या है? e यहाँ पे EMF है सेल का, जो कि हमने कितना निकाला है? 1.04 वोल्ट निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर पॉजिटिव है, तो तीनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, और उस पॉजिटिव नंबर के सामने है नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसलिए डेल्टा जी हमारा क्या है? ओवरऑल नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि अगर सेल का EMF पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसका डेल्टा जी क्या होगा? उस सेल का नेगेटिव। और नेगेटिव डेल्टा जी बच्चों क्या इंडिकेट करता है? रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये जो सेल हमें यहाँ पे दिया गया है ना, इस सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होगा वो अपने आप हो रहा होगा, मतलब रिएक्शन आपका फिजिबल है, वो अपने आप चल रहा है। चलिए, थर्ड पार्ट में हमें बच्चों यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम वर्क डन एंड वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन को निकालने का पिछले क्लास में हमने जो डेरिवेशन किया था पार्ट नंबर 2 में, वो क्या था बच्चों? वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू NFE। अगर हमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है तो मैक्सिमम वर्क डन को निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे NF_E0। अब हमें E भी पता है, E0 भी पता है। E क्या? E सेल, और E0 भी क्या है? E0 सेल है। मतलब कंप्लीट सेल का जो EMF है नॉर्मल कंडीशन में और स्टैंडर्ड कंडीशन में, दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है। ये E सेल कौन सा वाला कंडीशन है बच्चों? जिस कंडीशन पे आपका ये रिएक्शन चल रहा होगा, ठीक है। और ये E0 सेल है जब आपने स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन किया होगा सेल के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए n हमारा कितना है इस रिएक्शन के अंदर? 2। फेरेडे कांस्टेंट हमारा कितना है? 96500। और ई सेल हमने कितना निकाला जस्ट अभी? ई सेल हमने निकाला 1.04 वोल्ट। तो यहाँ पे जब ये तीनों को आप सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मिलेगा 200.7 किलो जूल। मतलब इसको अगर किलो जूल में हम मेजर करें तो 200.7 किलो जूल आएगा। और अगर हम मैक्सिमम वर्क डन निकालते हैं तो n तो हमारा 2 है, इंटू 96500 कूलम, इंटू E0 सेल हमारा कितना आया था? E0 सेल हमारा 1.1 वोल्ट आया था। तो अगर यहाँ पे 1.1 वोल्ट हम लिख देते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, हमें ये अराउंड मिलेगा 212.3 किलो जूल। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 212.3 इंटू 10⁻³ जूल, और इसको हम लिख सकते हैं 200.7 इंटू 10⁻³ जूल। अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हमारा 1 कैलोरी किसके बराबर आता है? 4.18 जूल के बराबर आता है। तो अगर आप इसको 4.18 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमें ये कैलोरी में भी वर्क डन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन विच कॉपर रॉड इज इमर्स्ड इज डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसका मीनिंग समझिए पहले बच्चों। हमें कहा गया है कि एक बीकर है जिसमें कॉपर रॉड रखा है, और उस कॉपर रॉड को हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, ठीक है। हमने एक रॉड लिया कॉपर का, उसको हमने डिप कर दिया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इस सॉल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, मतलब हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके जितना पहले वॉल्यूम था उससे 10 टाइम्स हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब 10 टाइम्स यहाँ पे डाइल्यूशन से इस सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उस पर क्या असर होगा? क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? और अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो कितना टाइम्स होगा? उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले
अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं, क्योंकि ये तो हाफ सेल है, क्योंकि आपको क्लियरली मेंशन है कि एक रॉड को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया गया है और सामने कोई और सेल तो दिया नहीं है, तो बेसिकली ये एक हाफ सेल है। और इस हाफ सेल का आपको क्या निकालना है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए सॉल्ट, ये जो सॉल्ट हमने लिया है कॉपर सल्फेट का, उसमें कॉपर किस में है, कॉपर +2 में। अब रिडक्शन अगर आप लिखोगे तो कॉपर +2 क्या करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस सेल के लिए, इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ, तो हम यहाँ पे सिंस ये हाफ सेल है तो हाफ सेल के लिए हम E क्या लिखेंगे, ERP, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू E0 RP। हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन होता है E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई N लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है नर्स्ट का। नाउ अगर हमें कंप्लीट सेल का लिखना होता है बच्चों ये इक्वेशन, तो हम कैसे लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई N इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर एनोड हाफ सेल का लिखना होगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, EOP इक्वल टू E0 OP माइनस 0.059 बाई N इंटू लॉग ऑफ P बाई R। ये सब कुछ मैंने आपको सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर समझाया है। तो आप एक बार डिटेल में अगर समझना चाहते हैं फिर से इस कंसेप्ट को, तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो ERP इक्वल टू E0 RP माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट बाय, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा तो मेटल सॉलिड है, तो जिसका एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है, डिवाइडेड बाय कॉपर +2 आयन। अब अगर हम लॉग ऑफ A/B को B/A के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो ये माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ERP इक्वल टू E0 RP माइनस 0.059 बाई 2, बट ये माइनस को अब हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्लस में, तो ये आपका अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, A/B को अब B/A लिख सकते हैं, तो ये कॉपर +2 हो गया। तो लेट अस से ये डाइल्यूशन से पहले वाला इक्वेशन है, मतलब हमने जो 10 टाइम्स पानी डाला है उससे पहले हमारा सपोज EMF इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हमारा लेट अस से इतना है। अगर बच्चों हम 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन का मतलब है पानी को हमने ऐड किया है। अब अगर हम पानी को ऐड करेंगे तो लॉजिकली सोचिए कि पानी को ऐड करने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल of solute before dilution will be equal to number of mole of solute after dilution। dilution law हमारा क्या होता है, M1V1 equal to M2V2, राइट। अब सपोज हमने यहाँ पे ओरिजिनल कंसंट्रेशन हमारा कॉपर +2 का, लेटेस्ट से मैं यहाँ पे कॉपर +2 ही लेती हूँ, ठीक है, मतलब पानी ऐड करने से पहले लेटेस्ट से मैंने कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 का कितना लिया है, कॉपर +2। वॉल्यूम को मैं यहाँ पे V1 ही ले लेती हूँ, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम। नाउ फाइनल कंसंट्रेशन हमें पता लगाना है, फाइनल कंसंट्रेशन मीन्स आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। अगर डाइल्यूशन हम 10 टाइम्स कर देते हैं तो लेटर से उसके बाद हमारा कॉपर +2 का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितना है, M2। नाउ V2 कितना है बच्चों, कितना टाइम्स हमने डाइल्यूशन किया है, 10 टाइम्स, मतलब V2 इज एक्चुअली इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 टाइम्स ऑफ V1। अब V1 यहाँ से क्या होगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो जब V1 आपका कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल मोलारिटी आपकी कितनी होगी, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कॉपर +2 का कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉपर +2 बाई 10 हो जाएगा। तो अगर हम इसी इक्वेशन में अब कॉपर +2 के जगह पे कॉपर +2 बाई 10 लिख देंगे, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा ERP है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप कंसंट्रेशन में चेंज लाओगे तो ERP भी आपका चेंज हो जाएगा। तो लेट अस से न्यू ERP इज ERP डैश, मतलब आफ्टर डाइल्यूशन लेट अस से हमारा नया EMF, नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, E-RP। तो E-RP कितना हो जाएगा बच्चों, E0 RP प्लस
0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होगा, लॉग ऑफ, अब कॉपर +2 के जगह पे अब हम कितना लिख देंगे, कॉपर +2/10 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ओरिजिनल का कितना हो चुका है, 1/10 टाइम्स हो चुका है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा बच्चों, इसको सॉल्व करने से सबसे पहले इसको अगर हम एक्सपैंड कर दें तो आफ्टर एक्सपैंडिंग हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए E'(Rp) इक्वल टू E0 ये तो 2 है, प्लस 0.059/2, और इसको अगर हम एक्सपैंड कर दें तो log ऑफ a/b के फॉर्मेट में है, तो मैं इसको log a माइनस log b लिख सकती हूँ। तो log ऑफ कॉपर +2 माइनस log ऑफ 10 हो गया, राइट। अब अगर हम इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, E0 प्लस 0.059/2 log ऑफ कॉपर +2 माइनस 0.059/2 इंटू log ऑफ 10। अब यहाँ देखो ये जो हमारा टोटल क्वांटिटी है बच्चों, क्या ये क्वांटिटी एग्जैक्टली आपका फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ERP की वैल्यू है, चेक कर सकते हैं। E0 प्लस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ कॉपर +2, इस कंप्लीट वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, ERP से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो E'(Rp) किसके बराबर आ गया, ERP के बराबर। और इसको देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.059 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिख सकती हूँ, और 0.06/2 कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, और log 10 तो हमारा 1 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि E'(Rp) मतलब फाइनल जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आफ्टर 10 टाइम्स डाइल्यूशन, ये ओरिजिनल में से 0.03 माइनस हो रहा है। मतलब अगर मैं डिफरेंस आपको निकालने के लिए कहूँ फाइनल माइनस इनिशियल का, तो E'(Rp माइनस ERP किसके बराबर है, -0.03 वोल्ट के बराबर है। तो अगर ये डिफरेंस बच्चों नेगेटिव है तो नेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा EMF है, ये डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल वैल्यू इज लेस देन द इनिशियल वैल्यू, एंड बाय हाउ मेनी टाइम्स, 0.03 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, डिक्रीज हुआ है, और कितना डिक्रीज हुआ है, ओरिजिनल से 0.03 वोल्ट का डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसी क्वेश्चन में हो सकता था आपको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जगह पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया जाता, तो जस्ट ये इक्वेशन हमारा क्या होता बच्चों, इंटरचेंज हो जाता, मतलब जस्ट रिवर्स हम कर देते। मतलब अब हम किस तरह से लिखते हैं, कॉपर सॉलिड गिव कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम उसके बेसिस पे बच्चों क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा है, फॉर द सेल थैलियम टू थैलियम प्लस कंसंट्रेशन इज गिवन टू अस, कॉपर +2 से आपका कॉपर में जा रहा है, ये भी हमें यहाँ पे इस सेल का EMF आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है 0.83 वोल्ट। अब हमें कहा गया है कि अगर ई सेल को बढ़ाना है तो कौन सा कंडीशन हमें यहाँ पे ओबे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये सॉल्ट ब्रिज से पहले, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा होता है सेल, एनोड हाफ सेल, और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में कौन होता है, कैथोड हाफ सेल होता है बच्चों। अब एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल से हमें क्या मिला, कंप्लीट सेल मिला, ठीक है। तो अगर इस कंप्लीट सेल का हम इक्वेशन लिखें, सबसे पहले क्या करेंगे, एनोड हाफ सेल जो हमारा है, ये जो हमारा एनोड हाफ सेल है, इस एनोड हाफ सेल का हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एनोड हाफ सेल में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, थैलियम आपका थैलियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर चार्ज बैलेंस करना पड़े तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। कैथोड हाफ सेल में क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके
कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हम नेट इक्वेशन लिखते हैं तो इतना इंश्योर करना है आप लोगों को कि जितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट एनोड पे हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कैथोड पे होगा, क्योंकि नेट इक्वेशन के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं करता है। तो जब हम ऐड करेंगे तो मेक श्योर कि दोनों जगह पे एडिशन से पहले आपका इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल ऑफ थैलियम प्लस कॉपर प्लस 2, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल गिव राइज टू 2 मोल ऑफ थैलियम प्लस कॉपर। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुका है। और इस इक्वेशन का अगर नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारा कौन है यहाँ पे, थैलियम प्लस, और इसका कोफिशिएंट है 2 तो पावर विल बी 2 हियर, डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2 आयन। अगर इस नेगेटिव साइन को हटाना है हमें तो हम इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लॉग ए बाई बी को बी बाई ए लिखेंगे तो ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व है इस इक्वेशन के अंदर, 2, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना ही तो यहाँ पे गेन होता है। तो ट्रांसफर एनोड से कैथोड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, 2 का। तो 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ अब, कॉपर प्लस 2 बाय थैलियम प्लस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमें करना क्या है, हमें ईएमएफ को बढ़ाना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ई सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉपर प्लस 2 के कंसंट्रेशन के। अगर यहाँ पे कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो जैसे जैसे कॉपर प्लस 2 बढ़ता जाएगा ये टोटल क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा, और ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, ई नॉट सेल के साथ तो ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हम कॉपर प्लस 2 बढ़ाएंगे हमारा सेल का ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। By increasing thallium plus ion, that is incorrect totally, as you can see that thallium plus के concentration के EMF क्या है बच्चों, inversely proportional है। मतलब अगर thallium plus बढ़ेगा तो ओवरऑल ये क्वांटिटी हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर ये ओवरऑल क्वांटिटी आपका डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और तीसरा है डिक्रीजिंग कॉपर प्लस 2, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कॉपर प्लस 2 डिक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी फिर से आपकी डिक्रीज होगी, और अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो ईएमएफ भी आपका सेल का क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन अ 0.1 मोलार सोल्यूशन ऑफ जिंक सॉल्ट, then what will be the reduction potential if it is assumed that salt dissociates only 25% at this dilution। हमें कहा है रिडक्शन पोटेंशियल को निकालने का, किसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का। तो बेसिकली अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, देखिए जिंक आपका रिड्यूस हो रहा है, मतलब Zn+2 आपका क्या करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके रिड्यूस हो जाएगा और जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें सॉल्ट दिया है, लेट से हम मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्ट है वो ZnSO4 है। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन हमें कितना दिया है, 0.1 मोलार। ओके, अब ZnSO4 बच्चों डिसोशिएट करता है तो ये क्या बना के देगा, Zn+2 एंड सल्फेट आयन बना के देगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे Zn+2 आयन की इस इक्वेशन में ज़रूरत है। तो सिंस यहाँ पे कहा गया है कि सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ 25% ही डिसोशिएट कर रहा है, मतलब जितना सॉल्ट हमने लिया है उसका सिर्फ 25% डिसोशिएट करके आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और रेस्ट 75% ये इसी फॉर्म में रहेगा। तो 0.1 का 25% बच्चों कितना है, 0.1 का 25% होगा 25 इंटू 10⁻³ मोलार। तो ये हमारा कंसंट्रेशन एक्चुअली में सोल्यूशन में मौजूद है।
अगर यहाँ पे 75% डिसोशिएट हुआ होता, अगर ऐसा कहा होता तो 0.1 को हम 75/100 ले लेते, और जितना डिसोशिएट करेगा उतने ही तो आयन बनेंगे, जो डिसोशिएट करेगा ही नहीं वो तो आयन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसका ये मतलब है कि एक्चुअली में Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है आप लोगों को बच्चों, 25 × 10⁻³ मोलार दिया है। अब अगर यहाँ पे E0 की बात करें तो E0 ऑलरेडी इज गिवन टू अस। E0 यहाँ पे देखिए जिंक का रिडक्शन ही तो दिया है, तो E0 ऑलरेडी जिंक का दे रखा है। तो Zn+2 to Zn विच इज़ इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो अब अगर हम इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ERP, तो ERP इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E0RP -0.059 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है इस हाफ रिएक्शन में, 2 का, इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है बच्चों, मेटल सॉलिड में है तो उसका कंसंट्रेशन 1 लेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, Zn+2 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सपोज नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये log ऑफ Zn+2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E0RP हमें कितना दिया गया है, E0RP हमें दिया गया है कितना, -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, प्लस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ Zn+2 कितना है बच्चों, तो Zn+2 हमारा 25 × 10⁻³ मोलार है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने से देखिए कितना होगा, -0.76 प्लस 0.059 को मैं 0.06 लिख रही हूँ, और 0.06/2 आपका कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। और इसको मैं क्या लिखूँगी, log ऑफ A इंटू बी के फॉर्म में। log ऑफ A इंटू बी क्या होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, log A प्लस log B। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 10⁻³ इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो -0.76 प्लस 0.03, और यहाँ पे क्या होगा देखिए, log 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा, प्लस यहाँ पे log ऑफ 10⁻³ को कैसे लिखा जा सकता है, -3 इंटू log 10, राइट, बिकॉज log ऑफ a पावर x किसके बराबर होता है, x log a के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा -0.76 प्लस 0.03, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 इंटू log 5, और log 5 हमारा 0.7 होता है, तो यहाँ पे log 10 हमारा 1 होता है, तो ये प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये -0.76 और प्लस 0.03, और ये होगा 1.4 - 3, 1.4 - 3 हमारा कितना हो गया, -1.6 हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -0.76 वोल्ट, और ये आ जाएगा कितना, 1.6 इंटू 3 कितना होता है, 48, और यहाँ पे हम 0.03 इंटू 1.6 जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये जो वैल्यू हमें बच्चों मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू -0.81 वोल्ट। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या होगा इस इक्वेशन का, -0.81 वोल्ट होगा। सो आई होप इट इज़ यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो एक बार बच्चों इस लेक्चर को समझने से पहले आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आज के जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें पुराने टॉपिक्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो जिन बच्चों को टॉपिक्स पहले से पता है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। जो लोग बेसिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट 1 एज वेल एज़ पार्ट 2 दोनों को देखिए, तभी जाके आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है
तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ट्राई टू शेयर द वीडियोस अमंग ऑल द स्टूडेंट जिनको ज़रूरत है इन वीडियोस की। सो थैंक यू सो मच बच्चों।